Hello, my lovers out there. This is ARK representing ARK 9 RCT chapter number 9. जी हाँ, NRK 9 RCT chapter number 9 important chapter है। और याद रखिएगा, अगर जो लोग बच्चा लोग पढ़ रहा है उन लोगों को मैं पहले बता दूं अच्छे से कि ड्राफ्टिंग में बहुत सारा पार्ट, जी हाँ, उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनके कॉन्टिनेंस मेरे को ये रिक्वेस्ट था कि सर इसका फर्स्ट पार्ट पहले कवर हो जाए, बाकी का जैसे हम लोग समन, सर्विस ऑफ समन है, वारंट है, ट्रायल है, प्रोसीडिंग्स है, ये ऑलमोस्ट आपने ड्राफ्टिंग के चैप्टर फर्स्ट में बहुत से समझा हुआ है। सो यहाँ जो पहला पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। कंपनीज एक्ट, और जी हाँ, क्योंकि कंपनीज एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है हमें, सो हम यहाँ बात करेंगे जी ऑफ कोर्स, क्योंकि चैप्टर पे तो लिखा है सिविल एंड क्रिमिनल ट्रायल प्रोसीडिंग्स। ऑफ कोर्स मेजर पार्ट इस चैप्टर का सिविल एंड क्रिमिनल ट्रायल पे ही है, लेकिन हम ये समझेंगे सीआरपीसी एंड सीपीसी जी, और इसके साथ में कंपनीज एक्ट 2013 और बहुत सारे डिसाइडेड केस लॉज हैं जो कि हमारे आज के स्टडी के कॉन्टेक्स्ट में कवर करेंगे। अच्छा, एक बात याद रखना, देखो समझना ज्यादा अच्छे से, रटना कुछ नहीं है इसके अंदर, समझने वाला खेल है सारा, ठीक है। सो सेशन को तुम्हारा जो आदत है, तुम वीडियो कई बार कैसे देखते हो, शॉर्ट्स की तरह, तो शॉर्ट्स वाला बच्चा जो वीडियो को देख रहा है इस क्लास को मत देखो भाई, परेशान मत हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, ठीक है। और भी क्लासेस हैं छोटी छोटी जो बनी हुई है, वहां देखो, यहाँ ना इसलिए प्रॉपर देखो, उन स्टूडेंट्स को कह रहा हूं जो प्रॉपर देखते हैं, ताकि आपका जो एग्जाम में एक प्रोबेबल क्वेश्चन जो है वो यहाँ से जो कवर होगा मैं आपको बता पाऊंगा, ठीक है, और आप अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर पाएंगे। सो अब ध्यान से समझते हैं बेसिक बात पहले फटाफट से, जब हम बोलते हैं सीपीसी या सीआरपीसी, सीपीसी या सीआरपीसी, एक बहुत सिंपल सी बात है, हम ये समझते हैं कि अगर मान लीजिए कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है, क्रिमिनल बोलो ना, क्रिमिनल एक्टिविटी, अरे चल जा भाई चल जा, अभी टाइम नहीं है, क्रिमिनल एक्टिविटी है, क्रिमिनल एक्टिविटी है, क्या है क्रिमिनल एक्टिविटी, क्या बोल रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी है। और ध्यान सुनते जाओ, ध्यान सुनते जाओ, क्रिमिनल एक्टिविटी हुई, जैसे एग्ज्यूम करने के बाद के लिए एक ए ने बी के साथ में फ्रॉड किया, क्या किया भाई, फ्रॉड किया, तो फ्रॉड क्या हो गया, एक ऑफेंस, क्या हुई, क्रिमिनल एक्टिविटी। ऑफेंस पनिशेबल है जी, बिल्कुल पनिशेबल है, पनिशमेंट कहां लिखा हुआ है, अंडर आईपीसी। आईपीसी क्या बता रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटी मतलब एक्ट, एक्ट बता रहा है, प्लस बता रहा है पनिशमेंट, क्या कह रहा है, कोई पर्टिकुलर एक्ट जो क्या होगा ऑफेंस, और उसकी पनिशमेंट क्या होगी, ये तो हमने सीख लिया, ठीक है सर। पर सीआरपीसी का रोल क्या है, सीआरपीसी ये बताएगा कि अब जब ये जो ए है जिसने फ्रॉड किया है, अब इस बात को साबित तो करना पड़ेगा, इस बात को साबित भी करना पड़ेगा, तो इन भाई साहब की ट्रायल, ट्रायल का मतलब कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में मामला चलेगा। अब कोर्ट में प्रोसीजर है एक प्रॉपर कि कैसे एविडेंसेस लिए जाएंगे, हाँ, या फिर इंक्वायरी कैसे होगी, ट्रायल कैसे चलेगा, हाँ, और ये बात साबित की जाएगी कोर्ट में कि ए ने वास्तव में फ्रॉड किया या नहीं, क्या ए इनोसेंट है या गिल्टी है, ये प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा कोर्ट। जो प्रोसीजर हम पढ़ेंगे वो कहां पढ़ेंगे हम लोग, सीआरपीसी के अंदर। जैसे अगेन आई एम टेलिंग यू, समन कैसे इशू किया जाए, वारंट कैसे इशू किया जाए, ठीक है, हियरिंग कैसे रखी जाएगी, डेट कैसे दिया जा रहा है, फिर इसके अलावा भाई कोर्ट कह रहा है भैया इसमें इंक्वायरी करवाओ, हमें और एविडेंस चाहिए, सो एविडेंसेस कैसे लिए जाएंगे, ये सारी एस्पेक्ट्स जो देखी जाएगी कहां होगी, उसके प्रोसीजर लॉ में। तो हम सीआरपीसी को क्या बोलेंगे, प्रोसीजर लॉ, सीआरपीसी या सीपीसी। अगर यही मामला ऐसा होता, सपोज करो ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बोलो ना, ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ए ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, तो ए ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, तो ब्रीच कर दिया मतलब भाई अपने ऑब्लिगेशन से पीछे हट गया, ऑब्लिगेशन से पीछे हट गया, सिविल है, सिविल का मतलब बी कह रहा है सर आई वांट कॉम्पनसेशन, अगेन ध्यान सुनना, मामला कहाँ जाएगा, सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट फिर स्पेयरिंग करेगा। अब बहुत सारी चीजें सीखने की। अब इसी को मान लो एक बार के लिए कंपनीज के अंदर, ध्यान सुनना, कंपनीज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या अज्यूम कर लेते हैं एक बार, या फिर हम बोलते हैं ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ऑफिसर इन डिफॉल्ट मेरा बच्चा लोगों को पता है, मुझे उम्मीद नहीं कि मैं फिर बोलूंगा, मुझे उम्मीद नहीं कोई पूछेगा मुझसे, फिर भी कोई बैठे हुए हैं जिन्हें नहीं पता है ऑफिसर इन डिफॉल्ट क्या है, अभी तक नहीं पढ़ा है, एनआरके का व्हाट्सएप पे भेजना, वहां बताएंगे। चलो तो सुनो, कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने या फिर ऑफिसर डिफॉल्ट ने मान लो कंपनी बनाई फ्रॉडुलेंट तरीके से, क्या सर, फ्रॉडुलेंट तरीके से कंपनी इनकॉर्पोरेट किया, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया मेलाफाइड इंटेंशन से, ये सबका सब क्या कर रहे हैं लोग, ऑफेंस कर रहा है। एग्जांपल देके समझा रहा हूं। अब ये पे कंपनीज एक्ट ने ना बता रखा है कि ये पर्टिकुलर एक्ट आपने किया तो ये पनिशेबल है, पनिशेबल एज ऑफेंस, ऑफेंस,
ठीक है, राइटिंग वाइटिंग पे ध्यान मत देना, सुनने पे ध्यान देना, ठीक है। पनिशेबल एज ऑफेंस, ठीक है सर, और उसकी पनिशमेंट क्या होगी वो मेंशन किया हुआ है। तो अब यहां पर क्या होगा, ऐसे मामलों में भी मामला कहां जाएगा, कोर्ट में जाएगा। कोर्ट जो है यहाँ पर हमने बनाई है स्पेशल कोर्ट, बोलो ना स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट हमने बनाई है, नहीं जी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है बाय नोटिफिकेशन। स्पेशल कोर्ट कोई अलग से कोर्ट नहीं होती है, जो कोर्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोर्ट्स होती हैं उनमें स्पेसिफिकली ऐसे कह सकते हैं डेजिग्नेट कर दी जाती है किसी एक कोर्ट को स्पेशल कोर्ट, याद रहेगा। तो वो क्या करेगा, ऐसे मामलों में हियरिंग करेगा। ध्यान से सुनना क्योंकि सेशन समझने वाला ज्यादा है, क्लियर हो रहा है। आओ, तो आज हम लोग बहुत सारी चीज सीखने वाले हैं। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं मैं आपकी नॉलेज को अपग्रेड जरूर करूंगा। इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग कि सीपीसी या सीपीसी के खास डिफरेंसेस को देखेंगे। इसके अलावा हम लोग कंपनीज एक्ट के अंदर किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, कई सारी स्पेशल चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आइए, और मैं बता दूं चैप्टर से क्वेश्चन 100% आएगा, 100%। और आज जो पढ़ा रहा हूं उसमें तो पक्का आएगा, इसलिए नहीं कि आज पढ़ा रहा हूं इसलिए कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि मेरा पर्पस ही यही है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड सेशंस दिए जाएं, एग्जाम ओरिएंटेड सेशंस दिए जाएं, याद रखिएगा, मेन पर्पस यही है। क्यों टाइम खराब किया जाए ऐसी चीजों पे, पहले आपको कोई, और मैं उन टीचर्स में से नहीं हूं पहले आपको रोने धोने की कहानी सुनाऊं, मैंने ऐसा कर, आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए। आपको ये चैनल्स बनाए इसलिए गए ताकि आपको एजुकेशन डायरेक्टली दी जाए और जो रिलेवेंट बातें आपसे वो की जाए। ऑलराइट, चलिए आइए सुनिएगा। देखिए सीआरपीसी अभी हमने जैसे कहा क्या है, एक प्रोविजनल लॉ है। अब इसको वैसे ही याद कर लो भाई, कब आया सर, 1 अप्रैल, अप्रैल समझ लो, अप्रैल फूल बना दिया जी, 1 अप्रैल 1974, 1 अप्रैल 1974। इसलिए हम पूरा अगर देखें, वैसे तो इसकी जो फाउंडेशन थी वो 1973 में ही रख दी गई थी, लेकिन अगर हम कहेंगे सीआरपीसी एक्ट 1973 हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर कहें सर इफेक्टिव कब से हुआ, 1 अप्रैल 1974। सर एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, नॉलेज के लिए बोला, याद कर लेना एक बार, समझ में आ गया, उम्मीद कर रहा हूँ। क्या है, एक प्रोसीजर लॉ है। तो प्रोसीजर डिफाइन करेगा कैसे कोई भी जैसे क्रिमिनल एक्ट हुआ या कोई एक्ट जो है वो ऑफेंस बन गया है, अब किस तरीके से कोर्ट में उसे चलाया जाएगा, वो कहां बता रहा है, सीआरपीसी हमारा बता रहा है। देखो, सीआरपीसी इज अ प्रोसीजरल लॉ व्हिच came into force on 1 April 1974, applies to every offense punishable under IPC or under any special other local laws, ठीक है सर। The substantive law relating to the offenses could be any law and which any commission और ओमिशन में क्रिएट एन ऑफेंस। जैसे मान लीजिएगा कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया और उसके लिए लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना था, वो नहीं मेंटेन किया, एक स्पेसिफिक लिमिट तक ही आपको लेना था, आपने उससे लिमिट से बियॉन्ड ले लिया। आपको पता होगा फ्री रिजर्व्स एंड पेड अप कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं जा रहा हूं। मतलब ये क्या है, एक एक्ट है जो क्या हो गया, आपने अगर आपने कमिट किया ये एक्ट तो ये इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा, ये ऑफेंस। तो ये ऑफेंस कहां लिखा है, सब्सटेंटिव लॉ में। जैसे कंपनीज एक्ट क्या है, सब्सटेंटिव लॉ, जो किसी एक्ट को बता रहा है, ये अगर एक्ट किया तो ये ऑफेंस माना जाएगा और ये पनिशेबल है। तो सब्सटेंटिव लॉ तो क्या बताता है, किसी पर्टिकुलर एक्ट का कमिट अगर आपने किया तो वो ऑफेंस बन सकता है और पनिशमेंट क्या होगा। प्रोसीजर लॉ क्या है, प्रोसीजर क्या कह रहा है कि भैया कैसे ट्रायल की जाएगी उसको। वेरियस कैटेगरीज सच आईपीसी हो गया या फिर प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन एक्ट हो गया, ये सब क्या हो गया, सब्सटेंटिव लॉ। हाउएवर फॉर ऑफेंस अंडर द कंपनीज एक्ट 1996 सब्सटेंटिव लॉ इज दैट एक्ट इज इटसेल्फ। अब इंपॉर्टेंट बात सुनना, क्या इंटरेस्टिंग चीज आएगी, कई बार सब्सटेंटिव लॉ में ही ना स्पेसिफिकली कोई प्रोविजन बता रखा है कि हियरिंग कैसे, ट्रायल कैसे की जाएगी, तो फिर वो फॉलो किया जाएगा, फिर आप सीआरपीसी तरफ नहीं जाएंगे। फिर सुनना क्या कह रहा हूं, मान लीजिएगा जैसे हमने देखा कि आपको कहा गया कंपनीज एक्ट के अंदर 2013 में स्पेशल कोर्ट्स, ठीक है, ये बताई गई हैं अलग से। अब स्पेशल कोर्ट्स को डेजिग्नेट किया, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मान के लो सेंट्रल गवर्नमेंट ही डेजिग्नेट करता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किया कि भैया ये आज से स्पेशल कोर्ट रहेगा इस पर्टिकुलर जुरिडिक्शन का, बोला था ठीक है। अब ये स्पेशल कोर्ट अपने किसी पर्टिकुलर प्रोसीजर को कैरी करना चाहती है जो हो सकता है सीआरपीसी से डिफरेंट है, क्या ऐसा कर सकती है, आंसर इज यस। अगर एक्ट में कंपनीज एक्ट इस बात की इजाजत दे रहा है, तो कानून दे रहा है इजाजत, तो वो प्रोसीजर फॉलो कर सकता है, याद रहेगा। जैसे आओ देखो, ग्रीन में जो हाईलाइट किया है इसी बात को बता रहे हैं, द ट्रायल प्रोसीजर फॉर द ऑफेंस अंडर एनी लॉ इन इंडिया विल बी ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी अनलेस the law concerned has a different provision that provides a different procedure in any respect। याद रहेगा, कोई दिक्कत, आपने सुना नहीं, कई बार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं एडजुडिकेशन कर रहा है, एडजुडिकेशन करो अच्छी बात है, जैसे अंदर से भी मान लो एडजुडिकेशन हो रहा है या फेमा हो रहा है एडजुडिकेशन, तो वहां पर जनरली ऑब्जर्व किया जाता है कि वो
प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करेंगे, दे आर नॉट बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ सीपीसी। एंड क्योंकि सीपीसी से क्यों बाउंड नहीं, क्योंकि वहां पर स्पेसिफिकली एक्ट में लिखा है। अब सर ऐसा क्यों लिख दिया? देखिए हर एक एक्ट की ना अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो फुलफिल होनी जरूरी है। अगर कोई प्रोसीजर उन रिक्वायरमेंट्स को एक्ट के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल होने से रोक रही है, तो यहां पर एक फ्लेक्सिबिलिटी देनी जरूरी है, ताकि जो पर्टिकुलर एक्ट के अंदर कोई भी प्रोसीडिंग्स या ट्रायल चलाई जाए तो वो प्रॉपर्ली उस एक्ट के ऑब्जेक्टिव को अटेन कर सके, अचीव कर सके। याद रहेगा? ऑलराइट सर, चलिए अब देखो, जैसे यहां पे एग्जांपल दे रखा उन्होंने, द कंपनीज एक्ट 2013 provides whether an offense is cognizable or not. It enables even the special courts to try the offense summary. मजे की बात है, जब भी सीआरपीसी में ऐसा नहीं होता है। The nature of the offense and the person who are liable for the offense as well as the punishment thereto have been prescribed under the Companies Act. देखो क्या कर रहा है, प्रोसीजर भी बता रहा है, प्लस तो यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन मिल गया, सब्सटेंटिव लॉ का भी और प्रोसीजर लॉ का भी। Now, however, the trial procedure contained under CRPC only. ये भी बात इंपॉर्टेंट बोला, however the trial procedure is contained in the CRPC only. और अगर स्पेसिफिकली अगर किसी पर्टिकुलर एक्ट में कहा जा रहा है कि प्रोसीजर इस तरह से फॉलो किया जाए, बात पकड़ रहे हो, तो उसे वैसे ही कंटिन्यू किया जाएगा। सब्सटेंटिव लॉ क्या बता रहा है? एक्ट जो कि ऑफेंस माना जाएगा प्लस उसकी पनिशमेंट। प्रोसीजर लॉ क्या बता रहा है? कैसे ट्रायल किया जाए, सिंपल वर्ड में समझें। आओ आगे देखते हैं। CRPC is a law in relation to the trial procedure and is applicable universally to criminal activities unless there is any express provision that introduce a non-obstante clause to override CRPC. Important चीज है, क्या कह रहे हैं? वापस रीड कर लो। CRPC law in relation to trial procedure and is applicable universally to criminal activities unless there is any express provision that introduces a non-obstante clause to override CRPC. अगर स्पेसिफिकली कोई non-obstante, और non-obstante समझते हैं ना, overriding मतलब ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या है कि भैया कोई पर्टिकुलर स्पेशल एक्ट है, उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि उधर उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीजर चलाया जाए, तब सीआरपीसी के अपने अप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा, अभी एकदम से मैं आपको बता दूं, किसी बच्चा लोगों को लग रहा होगा सर ऊपर वाली बात तो आपने बताई नहीं सर। मैं अपने उन बच्चों को नींद से जगा दूं झिझोड़ कर कि सेक्शन 408 एंड 410 ऑफ कंपनीज एक्ट में डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं रिसेंट क्लासेस के अंदर, एनसीएलटी एंड एनसीएलटी। मैं यहां वापस नहीं करने वाला हूं। चलिए आगे देखिए, आइएगा। अब देखो, while substantive law creates and defines the offenses and prescribes the penalties for commission offense, CRPC contains a complete procedure code for trial of offenses. कैसे ट्रायल चलाया जाएगा कोर्ट में? It creates a machinery for deduction of crime. भाई यही तो मेन मुद्दा है। प्रोसीजर का मतलब क्या? ट्रायल के अंदर होगा क्या, यही तो फाइंड आउट किया जाएगा कि क्राइम हुआ भी है नहीं हुआ है। पहले तो यही सबसे पहले डिटरमाइन करो क्राइम का मतलब क्या है। अंडर सीआरपीसी अगर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां जहां पर इंटेंशन इन्वॉल्व है, सब में ऐसा होगा नहीं, समझाऊंगा आगे। सेबी के एक्ट में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जहां पर जरूरी नहीं है कि इंटेंशन होना या नहीं होना। भैया फाइन तो तुमको लायबिलिटी तुम्हारी बन गई, तुम्हें पेनल्टी तो भरना पड़ेगा। तो सीखेंगे तो ट्रायल के अंदर क्या है? डिडक्शन ऑफ क्राइम, एप्रीहेंशन ऑफ सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स, एप्रीहेंशन, alright, and collection of evidence, determination of guilt or innocence of the suspected person and imposition of the suitable punishment on the guilty persons. ये सब का सब क्या ट्रायल का पार्ट है। बात पकड़ पा रहा है? क्राइम को डिडक्ट करना, बोलो ना एक बार भाई, क्राइम को डिडक्ट करना है, या अगर बोले एप्रीहेंशन ऑफ सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, डिटरमिनेशन ऑफ गिल्ट, इनोसेंस, ये सारे एस्पेक्ट्स में कवर करेंगे हम लोग। और फाइनली अगर पता लगा गिल्ट है तो फिर पनिशमेंट ऑर्डर। Now, CRPC provides a clear mechanism for investigation and trial of offences. Investigation and trial of offences through the effective administrative or judicial process, enabling speedy and less costly trial of offences. झूठी बात लिखी है, प्रैक्टिकली बताएं तो झूठी बात लिखी है कि स्पीडी और लेस कॉस्टली, ऐसा तो ठीक है, मैं तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना ना। एनीवेज देखिए, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5, सिंपल सी बात समझने है इसमें कहाँ जाए सर? सेक्शन 4 और 5 के लिए यहाँ आ जाओ बस। यहाँ पर 4 वापस बता रहा है, उसी को समझाता हूँ। देखो 4 कहता है ऑफ सीआरपीसी, ऑफेंस अंडर एनी लॉ अदर देन आईपीसी शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, inquired into and tried and otherwise dealt with the according to the provision of contained in the CRPC, but subject to any enactment for a time being enforced regulating the manner or place of investigating, inquiry or trying or otherwise dealing with the such offenses. देखो पहली बात क्या कह रहे हैं यहाँ पे,
हाईलाइट कर लो। सीआरपीसी के सेक्शन 4 ने क्या कहा, कहता है एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ, किसी भी कानून जैसे कंपनीज एक्ट मान लेते हैं उसमें कमिट हुआ, लेकिन साथ साथ क्या बोला भैया आईपीसी तो हमारा ही है, मतलब अदर देन आईपीसी, आईपीसी को हटाकर आईपीसी में पनिशमेंट एक्ट जिसे बात माना जाएगा, कोई भी ऑफेंस माना जाएगा प्लस पनिशमेंट, तो वो उसका प्रोजेक्ट तो हम सीआरपीसी में देखेंगे। लेकिन कहता है मान लीजिएगा कंपनीज एक्ट है, उसमें कोई एक्ट उसने किया वो बन गया ऑफेंस, मान लो डायरेक्टर ने कोई एक्ट किया बन गया ऑफेंस। कह रहा है shall be investigated, inquiry into, tried and otherwise dealt with according to the provision contained in the CRPC, but subject to the any enactment for time being enforced regulating the manner or place of investigating, inquiry into or trying otherwise dealt with the such offences। फिर वहीं आगे सेक्शन 5 आया, कहता provided that nothing contained in this CRPC shall absence of the specific provision to the contrary affect special local law for time in force any special jurisdiction power conferred on a special form or procedures prescribed by any other law for time in force। मतलब अगर स्पेसिफिकली अगर कोई प्रोविजन अदर लॉ में रेफर किया हुआ है, इन दैट केस आप उसे फॉलो करेंगे, ठीक है। नाउ एज अ जुरिडिक्शन गिवन टू द ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोड्स अंडर सेक्शन 4 रीड विद द सेक्शन 5 वर्ड बी एक्सक्लूडेड only when the special act applies। सेक्शन 5 में क्या है, जब स्पेशल एक्ट अप्लाई हो गया तो आप उसे कंसीडर करेंगे। when the special act does not contain any different procedure for trial offense under the said act, the procedure provided in the CRPC should be followed। अगर स्पेशल एक्ट ने दे रखा है कोई डिफरेंट प्रोविजन तो आप फिर उसको फॉलो करेंगे। ये बात सिंपल सा सिखाया भी हमने, ठीक है सर। कहता है which of the following is not a judicial proceeding। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या नहीं है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है भाई। आप लोगों को याद भी होगा, आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा कि कोर्ट इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जो होता है जनरली पुलिस ऑफिसर के पार्ट पे रहता है। जब वो अपनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मिलती है एफआईआर, उसके बेस पे वो एक इन्वेस्टिगेशन करता है, ऑन द बेस ऑफ दैट ही प्रिपेयर द रिपोर्ट एंड इससे यू नो कई बार बोलते हैं चालान पेश करना कोर्ट में, है ना, या हम बोलते हैं वो चार्जशीट पेश करना कोर्ट में, फिर पेश की जाती है, फिर जज को लगता है या मजिस्ट्रेट को लगता है तो ऑर्डर करता है इंक्वायरी करो भाई। इंक्वायरी के बाद में यू नो ट्रायल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये सिंपल सा बात है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रायल क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये देखते हैं। खास खास बातें यहाँ पे मैंने अलग से आपके लिए रेडी करी है, लगभग सभी रेडी कर दी हैं, तो इसलिए घबराने का कोई जरूरत नहीं है। रे इसको क्या बीमारी लग गया। आइए, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रायल भाई, मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा सोच के देखो। ऑब्जेक्ट क्या होगा, फाइंड आउट द ट्रुथ, बोलो ना, फाइंड आउट द ट्रुथ, फाइंड आउट द ट्रुथ और डिटरमाइन द भैया पर्सन या तो इनोसेंट है गिल्टी है। ट्रायल का मतलब क्या है, जब सामने व्यक्ति खड़ा हुआ है, उस पे आरोप लगे हुए हैं, एक्यूज्ड है वो, और उस पे एक्यूज्ड पर जब चार्जेस फ्रेम किए गए हैं तो ट्रायल में हम क्या ढूंढेंगे, ट्रुथ, सच्चाई क्या है, क्या ये इनोसेंट है या गिल्टी है। ट्रायल के थ्रू ये फाइंड आउट किया जाता है, सिंपल सी बात है। तो ट्रायल का मतलब मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा, फाइंड आउट द ट्रुथ एंड डिटरमाइन द, बोलो ना, डिटरमाइन द इनोसेंस और गिल्टी ऑफ द एक्यूज्ड। एक मैं बड़े की बात बता दूं, जर्नली हम ये देखते हैं ना कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता व्यक्ति को आरोपी कहा जाता है। मतलब एलिगेशंस इंपोज किए हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर तो उसे हम बोलेंगे एक्यूज्ड, ठीक है। एंड वंस इट इज प्रूव्ड, एक बार प्रूव हो गया तभी तो उसको हम क्या बोलेंगे, कल्प्रिट, याद रहेगा। नाउ द मेन ऑब्जेक्ट, आ जाओ भाई, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रायल इज टू फाइंड आउट द ट्रुथ एंड डिटरमाइन द इनोसेंस और गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड। फिर देखो यहां पर आओ, अब देखो ये बात तो यहाँ पर वापस रिपीट की हुई है जो नीचे पैराग्राफ में बोली है कि जब तक साबित नहीं हो जाता क्या कि भैया ये व्यक्ति क्राइम किया है, तब तक उसको हम लोग दोषी नहीं मानते हैं, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोविजन एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इस पे तो इतना कुछ है ना पढ़ने के लिए, और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन हम सिंपल सी फटाफट से, क्योंकि आज के रिक्वायरमेंट फटाफट समझा देते हैं इन सिंपल वर्ड्स। देखिए, जब तक प्रोसीजर कोई पर्टिकुलर लॉ में लिखा नहीं है, बात समझेगा, या कोई एक्ट ऑफेंस नहीं है, उसको ऑफेंस, और वो एक्ट परफॉर्म किया किसी पर्टिकुलर पर्सन ने, हाँ,
तो क्या हम उसे ऑफेंस मान लेंगे? नहीं, क्योंकि कोई यहाँ पर लैंग्वेज में क्या कह रहा है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। यहाँ पे देखिए दो अलग चीजें बोल रहा है, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोविजन एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब देयर मस्ट बी अ लॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर मस्ट बी अ लॉ, और जो लॉ है वो उस एक्ट को क्या बोलता हो कि वो पनिशेबल है या वो ऑफेंस है। वो एक ऑफेंस और वो पनिशेबल है, वो एक ऑफेंस है और पनिशेबल है। अगर ऐसा है तो आर्टिकल 21 जो कह रहा है वो बात कह रहा है कि भैया ठीक है लेके जाओ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कोई लॉ नहीं है स्पेसिफिकली, और आप उसको पनिश कर रहे हो, और पनिश कैसा हो रहा है, उसकी पर्सनल लाइफ या लिबर्टी हार्म हो रही है। जैसे एज्यूम कर लो एक बार के लिए कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को पुलिस वाले ने पकड़ के बैठा दिया और 24 घंटे से अपने पास रख के बैठा हुआ है, उसकी डिटेंशन की हुई है, ठीक है, विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन, तो भाई पुलिस वाले तेरे खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। बात समझ में आया है? ठीक है, क्यों कह रहे हैं ऐसा? रीजन है कि या तो आप उसका कोई, उसने जो एक्ट किया ये बात साबित की जाएगा कि उसने कोई ऑफेंस किया है। अब वो बात अलग है, पुलिस वालों के लिए साबित करना कोई बड़ी बात होती नहीं है, लेकिन कोर्ट नाम की चीज है और लॉयर नाम की चीज है, अगर ऐसा है तो साबित भी कर देंगे, याद रहेगा। चलो आओ। Now, object of Article 21 is to prevent the encroachment of the upon the personal liberty of a person, save in accordance with the law and in conformity with the provision thereof. Hence, depriving the personal liberty of a person should be strictly in accordance with the provision of the natural justice, and thus deprivation should be in accordance with the provision established by law. फिर आगे देखो एक और, except with respect to offense involving fraud, manslaughter, requiring proof of knowledge of involvement or consent of criminals, the general criminal law system of deeming that the accused is innocent until the prosecution prove the guilt and does not apply. मतलब unless you prove the guilt, उसे innocent ही माना जाएगा। As a rightly held by Supreme Court Chairman, ये बड़ा इंपॉर्टेंट किए सारे, तुम लोगों को याद होगा, हम लोग एग्जीक्यूटिव में डिस्कस भी किए थे। क्या हुआ था, सेबी ने श्रीराम म्यूचुअल फंड्स पर फाइन लगाई थी, पेनल्टी, सॉरी फाइन नहीं, फाइन काम कोर्ट्स का है, या यू नो व्हाट, अगर हम बोलेंगे ऑफेंसेस में फाइन लगती है, ठीक है, जब हम बोलते हैं क्रिमिनल एक्ट्स हुए हैं तो वहां फाइन की बात हो रही है। Now, penalty is attracted as soon as the contravention of statutory obligation is contemplated by the act and the regulation is established. Hence, intention of parties committing such a violation becomes wholly irrelevant. Whether this Shri Ram जो है ना, Shri Ram Mutual Fund, whether Shri Ram Mutual Fund committed this act with intention or not, it's absolutely irrelevant in this case. जनरली तो ये होता है ना कि भाई आपने कोई एक्ट किया है, आपका इंटेंशन है, तो आपको माना जाएगा आपने ये आपका ये ऑफेंस कमिट किया है। बट यहाँ स्पेसिफिकली जब पेनल्टी इंपोज किया श्री राम ने, उस एक्ट में, यहाँ से भी एक्ट में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि नॉन कंप्लायंसेस किया। जैसे जूम कर लो एक बार के लिए, श्री राम ने, म्यूचुअल फंड ने टाइमली डिस्क्लोजर नहीं दिए और ये चीज उसको नहीं पता है, श्री राम को बोला नहीं सर, पर मेरी नॉलेज में नहीं था कि सर टाइमली डिस्क्लोजर्स देने थे इसके, है ना, या आपने कुछ भी इनसाइडर इंफॉर्मेशन, जबकि आपको नहीं पता था कि इनसाइडर ट्रेडिंग होती क्या है, बट इनसाइडर इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपने ट्रेडिंग्स करी हैं, ये केस इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड था, समझना इस बात को। तो वहां सेबी ने कहा भाई ये बात प्रूव हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कि आपने किया है, अब आपकी इंटेंशन है या नहीं, पेनल्टी तो आप पे लगेगा। ये स्पेसिफिकली एक्ट में लिखा है, बट जनरली हमने देखा है ना कि जब तक प्रूव नहीं हो, जैसे यहां पर आओ देखो, though the above decision was rendered in the context of securities law, that's SEBI Act, which provides for levy of penalty, it must be understood that levy of penalty has no criminal connotation. लेकिन हम जानते हैं पेनल्टी जो है वो कहीं ना कहीं किसमें नहीं कवर कर रहे हैं हम लोग, criminal connotation, and it is certainly different from the sentences of fine that a criminal court may pass within the limits of the penal clause of Companies Act. अगर हाँ यही कोई क्रिमिनल एक्ट होता तो सर ऑफ कोर्स कंसीडर की जाती इंटेंशन। अच्छा ध्यान सुनना, एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मान लो डायरेक्टर्स ने, है ना, डायरेक्टर्स ने, वो डायरेक्टर्स में से कोई 2-3 डायरेक्टर थे, अज्यूम करो एक बार के 3 डायरेक्टर्स ने कंपनी के फंड का मिसयूज किया इंटेंशनली, और बाकी के 2 डायरेक्टर, टोटल नंबर 5 डायरेक्टर्स, 3 ने इंटेंशनली किया और 2 को पता ही नहीं था। तो लेकिन ये क्या कर रहे थे, ये लोग थे, इनका कैजुअल बिहेवियर था, इनकी नेग्लिजेंस थी 2 की। अब क्या होगा, जब पेनल्टी लगाया जाएगा, फाइन लगाया जा रहा है, तो सब कोई कंसीडर कवर कर रहे हैं, बोर्ड पूरा इन्वॉल्व हो गया। पर जो 2 है ना, 2 अगर साबित करते हैं कि हमारी इंटेंशन नहीं थी, तो ये लोग 2 पर फाइन, मतलब क्रिमिनल जो एक्ट हुआ है उसमें इनको ना मानते हुए इनके ऊपर, याद रखिएगा, कॉम्पनसेशन लग जाएगा, इन्हें कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, मतलब लायबिलिटी तो इनका भी बनेगा।
बट अगर ये प्रूव हो जाता है कि बाकी 3 जो थे उन्होंने इंटेंशनली एक्ट किया है, तो भैया फिर तो तुम गए किसमें, क्रिमिनल, मतलब ऑफेंस मान लिया जाएगा। Most of offenses under Companies Act 96 2013 दोनों की बात करेंगे, invite strict liability for the companies and also for officer in default without any proof of guilty frame of mind. Therefore, there is no role for a principle that the accused is innocent until the proof guilty. अब कहला कंपनीज एक्ट में सभी एक्टर्स में ये झंझट रही है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री है भाई। देखो 2 बातें हैं समझना इसके अंदर, प्रूव एक तो डॉक्यूमेंट्री प्रूव हो गया, इसमें बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है। जैसे समझो प्रोस्पेक्टस इश्यू किया, उसमें कंटेंट्स अगर गलत है, कंटेंट्स अगर गलत लिखे हैं तो बात प्रूव हो रही है, बहुत पकड़ में आ रहा है तो पेनल्टी लगेगा। इसके लिए थोड़ा प्रूव करेंगे कि भैया चलो वेट करते हैं, देखते हैं गिल्टी है नहीं है, अफकोर्स नॉट, बात पकड़ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं एक बार। इफ अ डायरेक्टर ऑफिसर डिजर्व रिलीफ, अब देखो मान लो अब पेनल्टी तो लगा दिया, कंपनी चेक ने लगा दिया पेनल्टी, उसके ऊपर मान लो जूम करो एक बार के लिए 5 लाख रुपीस। अब डायरेक्टर ऑफिसर को लग रहा है तो हमारे साथ गलत हुआ है रे, तो चिंता मत करो, उसके लिए एक प्रोविजन दिया हुआ है, लेकिन प्रूव करना पड़ेगा। डायरेक्टर ऑफिसर डिजर्व रिलीफ, he has to apply to court enabled under section 463 of Companies Act 2013 and 63 previous act में देखा जाएगा। In exercise of power under section 463 of Companies Act 2013 whichever is applicable, it is possible for the court trying the offence to be reduce the fine to the amount which is less than the minimum fine prescribed under the relevant penal clause of the Companies Act। मतलब अगर डायरेक्टर या ऑफिसर सेक्शन 43 को एक्सरसाइज करते हैं, 463 को एक्सरसाइज करते हैं, कौन सा सेक्शन 463 को एक्सरसाइज करते हैं, तो ये कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं और कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये रिड्यूस कर दें अमाउंट ऑफ फाइन, जो कि यहां पर बोल रहा है कितना, मिनिमम फाइन जो प्रिस्क्राइब किया है उससे भी, इट इज लेस देन द मिनिमम फाइन प्रिस्क्राइब अंडर द रिलेवेंट पेनल क्लॉज ऑफ, पेनल मतलब समझ आ रहा है पनिशमेंट जिसके अंदर कहा जा रहा है। सो डिपेंड्स ऑन बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, बिहेवियर डिपेंड करता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स के फैक्टर देखे जाएंगे, ऑन द बेस ऑफ दैट कोर्ट में रिड्यूस ऑफ अमाउंट ऑफ फाइन। ठीक है, अब देखो, so that the court or special court is able to exercise its power under said section number 463 and grant a complete or partial relief. All right, अभी यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं पहले तुमको पकड़ में आ गया होगा बात। ठीक है, अब देखो समझने वाला खेल है, फिर बार बार से रिपीट कर रहे हैं एक बात को। अब यहां ना हमारे सामने आएगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एंड सिविल प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एंड सिविल प्रोसीडिंग्स। देखिए मैंने यहां पर आपके लिए अलग से एक रेडी किया हुआ डिफरेंसेस का, ताकि आप क्विकली रिकैप कर पाएं, जल्दी से फटाफट समझ पाएं कि दोनों में अगर हम मेजर डिफरेंसेस देखें तो। देखिए मीनिंग अगर हम देखें दोनों को, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जब प्रोसीडिंग्स की हम बात करेंगे अंडर सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, मीनिंग के पर्सपेक्टिव देखें तो जब प्रोसीडिंग्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो हम स्पेशली देख रहे हैं सिविल लॉ। याद देखिएगा, पहले इसको अच्छे समझेगा फिर उसको रीड करना आसान रहेगा आपके लिए प्रोसीडिंग्स को। Civil law refers to a general law which is concerned with the dispute between the individual organization both when the wrongdoer compensate the affected person। ये बात बहुत सिंपल सी है, हम लोग जानते हैं अच्छे से। जब प्रोसीडिंग चल रही है, सिविल प्रोसीडिंग चल रही है, तो वहां पर कॉम्पनसेशन डिमांड कर रही है एक पार्टी। वहीं अगर हम बात करें क्रिमिनल के अंदर, implies the law related to the offenses or crimes committed against the society as a whole। मतलब अगर कोई क्राइम हुआ है तो उसका इम्पैक्ट कैसा होगा, पब्लिक पर इम्पैक्ट होगा, सोसाइटी पे इंपैक्ट होगा। तो यहां पर याद रखेंगे प्रोसीडिंग्स के केसेस में इसी तरह से हम डिफरेंस समझेंगे। अच्छा, फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ, याद रखिएगा सिविल में प्लेंटिफ ही होगा, यहां पर कौन होगा, गवर्नमेंट। यूजुअली हम उसको ऐसे रेफर करते हैं ABC वर्सेस स्टेट या वर्सेस स्टेट वर्सेस मिस्टर ए या अमित समित, जो भी मान लो कोई भी पार्टी है, तो अमित ने काम किया है तो स्टेट वर्सेस क्रिमिनल के अंदर। ये प्रोसीडिंग्स के पार्ट्स बता रहा हूं सर, याद रखिएगा। पर्पस टू सस्टेन द राइट्स ऑफ अ पर्सन एंड टू कॉम्पनसेट हिम, यहां पर क्या पर्पस होगा, टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी एंड टू गिव द पनिशमेंट टू द रॉन्ग डूअर। यस, अरे भाई किसी को ये स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज ये एनाकाइन के व्हाट्सएप स्टेटस पे अलग से मिलेगा आपको। स्टार्ट विद फाइलिंग अ पिटीशन रिस्पेक्टिव कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल बाय द एग्रीड पार्टी। इसमें क्या होगा, जनरली कंप्लेंट फाइल हो सकता है या फिर FIR भी लॉस हो सकता है। कंप्लेंट विद द पुलिस विद इन्वेस्टिगेशन द क्राइम, दैट द केस फाइल विद द कोर्ट। दोनों ही बातें हैं, मैं बता दूं आपको, FIR भी आ सकता है और कंप्लेंट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, ऑलराइट सर। डील्स विद एनी हार्म और वायलेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, ये किसकी बात करेगा, ये एक्चुअली होल द सोसाइटी पे इंपैक्ट होता है, इसलिए कहते हैं डील्स विद द एक्ट्स व्हिच लॉ डिफाइंस एज ऑफेंस। एक्शन यहाँ पर सू है, यहाँ पर प्रोसिक्यूट किया जाएगा, आउटकम रेमेडी कहलाई जाएगी और इसका पनिशमेंट कहा जाएगा आउटकम। ठीक है, अब ये कई चीजें ना कई जगह गलतियां होती हैं, इसलिए इनको जरूर कह रहे हैं, एक बार रीड करना है।
पावर ऑफ कोर्ट, अवार्ड फॉर डैमेज और इंजंक्शन, imprisonment, फाइन और डिस्चार्ज। Consequences, defendant is liable or not liable, defendant is guilty or या not guilty या innocent माना जाएगा। अब देखो यहाँ पर again I'm telling you, dear all, take the screenshot of it। क्विक रिकैप के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये, ठीक है। ये बहुत एग्जीक्यूटिव लेवल पे क्या और पढ़ रहे हो तुम लोग, पता है यार, बहुत बार पढ़े हो उसको ना। चलो तो एक बार जो अभी डिफरेंसेस बताऊं उसको पढ़ने के बाद में यहाँ रीड करना, ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। हम देखने वाले हैं हमारे इस टॉपिक को, क्रिमिनल कोर्ट्स एंड सिविल कोर्ट्स। क्रिमिनल कोर्ट्स एंड सिविल कोर्ट्स, आओ मुझे बातें चेक करते हैं। यहाँ पर गुजरात हाई कोर्ट ने क्या क्या यू नो व्हाट अपने इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पर रखा है। देखो, सिविल लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ सिविल नेचर। ओ माय गॉड, ऐसा होता है, ऐसे ही तो होता है रे। सिविल नेचर अंडर स्टैट्यूट, one being one thing and it is another thing that penalty imposed by that very statute necessarily has to be treated under CRPC, read with the relevant provision of a statute which makes a particular act an offense। ये बात सिंपल सा है कि भैया सिविल लायबिलिटी कब है, अगर कोई भी एक्ट जो लायबिलिटी राइज बिकॉज ऑफ सिविल नेचर। अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, अभी हम डिफरेंसेस देखे, हाँ, कि दो बीच पार्टी से बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक ने अगर वायलेट कर दिया, ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या सामने वाला पार्टी को बोले कॉम्पनसेट कर भाई, तो कहां से आया, सिविल नेचर। ऐसे ही ये भी है कि अगर कोई एक्ट जो ऑफेंस है वहां पनिशमेंट कैसी होगी, अंडर क्रिमिनल सीआरपीसी। नाउ सिविल कोर्ट्स अकॉर्डिंगली टू बी अंडरस्टूड विद रेफरेंस टू द सिविल प्रोसीजर, सीपीसी से बोल रहे हैं। Whenever there is a reference to the principal court of original jurisdiction, it would be the district court that was originally known in the act। जो कि हम बोलेंगे original jurisdiction मतलब district court, वही हम बात करेंगे, अलग पार्ट जो देखेंगे इसका। Alright, अब देखो, very rarely high courts came into the picture as the court of the first instances। Usually ऐसा होता नहीं है। देखो समझो, हमसे बोल रहे हैं ना प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन, मतलब अगर आप डिस्ट्रिक्ट के पर्सपेक्टिव बोले सेशन कोर्ट, ठीक है। बोला इन रेयर केसेस ऐसा होगा कि किसी पर्टिकुलर केस के अंदर रेफरेंसेस दे रखी हो कि पहली ही कोर्ट क्या बन जाएगी, आपका हाई कोर्ट। अदरवाइज अगर हम ध्यान से देखेंगे सीपीसी के अंदर प्रोसीजर क्या रहेगा, स्टेप बाय स्टेप, मतलब जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है पहले वो हेयर करेगा, फिर उसके अगेंस्ट आप अपील करेंगे। बात पकड़ में आ रहा है। Offense is an offense. Once it is an offense, obviously no civil court can exercise its jurisdiction and punishment has to be awarded by competent court established under the CRPC. Simple. Once an offense, obviously no civil court can exercise its jurisdiction and punishment has to be awarded by the competent court under for CRPC. मैटर कौन सा है? मैटर कौन सा है? मैटर है सर फैमिली डिस्प्यूट है। बोला अच्छा, तो कहाँ लेके जाएंगे? CRPC में? Of course not. सर मैटर डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस। सर मैटर है डाउरी, तो कहां जाएगा? सीआरपीसी के अंदर आईपीसी 498 पढ़ेगा, देखिएगा 406 देखिएगा। ऑलराइट, सो वहां कहां जाएगा मैटर? सीआरपीसी, याद रहेगा। It is not to say that statute creating an offense may not provide for forum duly empowered to deal with the penal provision. It is not to say that the statute creating an offense may not provide for a forum duly empowered to deal with the penal provisions. अब ये एक बार के लिए सिर्फ हम चाहेंगे गो थ्रू करना है। अब यहां पर जो हम देखेंगे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 151 ऑफ सीआरपीसी, सॉरी सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। ऑलराइट, सीपीसी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखो बड़े मजेदार चीज है इसमें। इनहेरेंट पावर हमको डिस्कस करना है सर कोर्ट का। क्या कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होता है? सर इनहेरेंट पावर का मतलब क्या है? जब देखिए कोर्ट अपनी विवेक, अपनी बुद्धि से किसी मामले में फैसला सुनवाए, और कब? जब कोई पर्टिकुलर प्रोविजन एब्सेंट है या प्रोवाइडेड नहीं है अंडर सीपीसी। मान लीजिएगा सीपीसी में कोई पर्टिकुलर प्रोविजन एब्सेंट है और प्रोसीजर फॉलो किया जाना जरूरी है। क्यों? फॉर एंड ऑफ द जस्टिस। तो क्या यहां पर कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल कर सकती है? आंसर इज यस, प्रोवाइडेड वो कैसी होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 151। उसमें हम लोग कई सारी बातें यहां डिस्कस करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी, उसे हम ध्यान से देखेंगे। देखिए, जब भी सेक्शन 151 मतलब इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट अप्लाई की जाएगी, तो पहले यह चेक किया जाएगा कि कहीं कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोविजन तो नहीं है जो ऑलरेडी सीपीसी में लिखा हुआ है, और अगर इनहेरेंट पावर इस्तेमाल की गई तो वो ओवरराइड कर देगा उसको। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेनली पर्पस क्या है? एंड ऑफ
जस्टिस। याद देखिएगा सिंपल सा, एक छोटी सी एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिएगा, अज्यूम करके देखिएगा, आप अब देखिए अभी ऐसा हुआ भी है, प्रैक्टिकल इंडिया में हुआ भी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी देर तक काम किया है। मान लीजिएगा कोर्ट का टाइमिंग हो गया 4 PM लास्ट, कि भैया हम हियरिंग लास्ट 4 PM तक करेंगे। जज साहब ने आज मैटर देखा और मैटर सोचा कि ए और बी का आज मामला मैं खत्म करके रहूंगा, सारे फैक्ट्स एविडेंसेस सब हो चुके हैं आज, है ना, टाइम होने आ रहा है। जज साहब ने कहा नहीं नहीं, इस मामले को मैं सुनूंगा, क्योंकि नेक्स्ट डेट दी जाएगी, मान लीजिए 1.5-2 महीने बाद की, और 1.5-2 महीने तक बेचारा ए या बी कोई भी सफर करेगा। ऐसे में जज साहब ने कहा नहीं नहीं, आज हियरिंग करनी चलेगी, 4 बज गया ना, भाड़ में जाओ, 4 बज गया तो अभी चलने दो हियरिंग, हम सुनेंगे। तो ये क्या हो गया, उनका डिस्क्रिप्शन पावर इस्तेमाल कर लिया। भले ही अगर सीआरपीसी के अंदर प्रोविजन लिखा, सीपीसी में प्रोविजन लिखा कि 4 बजे तक ही कोर्ट चलेगा, लेकिन एंड ऑफ द जस्टिस के लिए वो आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, कर सकते हैं, ऑफ कोर्स ही कैन डू सो। बात पकड़ में आया? देखो, Section 151 of CPC is not a substantive provision which creates or confer any power or jurisdiction on court. It's merely recognize the discretionary power inherent. याद रखेंगे हम क्या, Section 151 क्या करता है, recognize the discretionary power of the court inherent in every court as necessary. अब कहता है क्योंकि अगर वो जरूरत है किस लिए भाई, देखो ना, regarding rendering the justice in accordance with the law, लेकिन जस्टिस भी अकॉर्डिंग टू द लॉ, प्रोविजन नहीं लिखा है और अपना बुद्धि से कुछ भी दे रहे हो तो वो नहीं चलेगा रे। तो कह रहे हैं टू डू व्हाट इज राइट एंड अनडू व्हाट इज रॉन्ग, दैट इज टू डू ऑल थिंग्स नेसेसरी टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस एंड प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ इट्स प्रोसेस। कोई पार्टी मान लीजिएगा जानबूझ के यहाँ पे डिले कर रही है ताकि फिर से डेट 2 महीने का खिंच जाए और सामने वाले पार्टी बेचारा फिर से सफर करे। जस्ट आपको लगता है नहीं गलत हो गया यार ये, नहीं, आई एम रेडी टू हियर द मैटर दिस डे, आज सुनेंगे। देखो फिर आता है, तो ये बात याद रखेंगे हम लोग, ये पहले पॉइंट में हमने क्या रखेंगे, ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है जो कि हर कोर्ट के पास है। ठीक है सर। 151 recognized and confirmed that if the court does not expressly or impliedly cover any particular procedure in an aspect, देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, अगर कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई कोड में सीपीसी के अंदर कोई पर्टिकुलरली प्रोविजन नहीं लिखा हुआ है जो एक्सप्रेस करता हो कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर, ठीक है सर, इनहेरेंट पावर कैन बी यूज्ड टू डील विद द सिचुएशन और एस्पेक्ट्स, बट यहाँ पे कह रहा है ये डिपेंड किस पे करता है, फैक्ट्स सिस्टम चांसेस पे। तो क्या कह रहे हैं, कब इस्तेमाल की जाएगी, जब कोई पर्टिकुलर प्रोविजन नहीं लिखा हुआ है कोड के अंदर, सीपीसी के अंदर नहीं लिखा है, तब ये पावर इस्तेमाल की जाए। फिर एकदम बात सुनना, द कोर्ट हैज नो पावर टू डू दैट व्हिच इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ और द कोड। पता लगा किसी सब्सटेंटिव लॉ में लिखा हुआ है कि कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है, या फिर अज्यूम कर लो कोड में सीपीसी में लिखा हुआ है कि भैया ये बात एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड है। जैसे एविडेंसेस को आपको सुनना है और एविडेंसेस का आपको जो भी है वो एफिडेविट पे लिया जाएगा, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई आप एविडेंसेस एफिडेविट पे लेंगे। अब आज जैसा कह रहे हैं वो ना, बोला अभी टाइम तो बहुत कम रह गया हियरिंग के लिए, एफिडेविट छोड़ो, तुम सीधा मेरे को बताओ एविडेंसेस। ऐसे एविडेंसेस प्रेजेंट नहीं किए जाएंगे, फिर स्पेसिफिक प्रोविजन जो लिखा है वो फॉलो करना पड़ेगा। Now, in other words, the court cannot make use of the special provision and section 151 CPC where the remedy or procedure is provided in the court. ऑलरेडी लिखा है तो महाराज आप अपनी तरफ से एडवांस कोई स्पेशल रेमेडी ना क्रिएट करें, याद रखेगा। Alright sir. The inherent power of the court being complementary to power specifically conferred, इसलिए तो कह रहे हैं कैसे उनसे complementary not overriding fact, याद रहेगा, complementary याद रखिएगा। When in the matter is not covered by any specific provision in the code, the exercise of those power would not be in any way in the conflict with what has been expressly provided in the code or be against the intention of the legislatures। बात ही समझ में आ गया ना, legislature के intention के beyond जा रहा है तो फिर purpose का निकलेगा। While exercising the inherent power, the court will doubtly cautions there is no legislative guidance deal with the procedural situations. Exercise of this power depends on the discretion or wisdom of the court. And last one is where it is absolutely necessary, when there is no provision in the code governing the matter, the bona fide of the applicant cannot be doubted when such exercise is to be made and the end of the justice prevent the abuse of the process of the court. So I just suggest simply focus on the highlights points। घबराहट हो रहा है तो पॉज मारो, चेक करो एक बार, हाईलाइट्स पॉइंट पे देखो और ये समझो कि 151 ऑफ सीपीसी का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। ऑलराइट, आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड कंपनी प्रोसिक्यूटर,
अभी समझाते हैं, देखो समझो, एक क्वेश्चन देखते हैं। अ सिविल कोर्ट विशेस टू गिव एन ऑर्डर व्हिच गोज स्लाइटली डेविएटेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सीपीसी, यस कोर्ट कैन एक्सरसाइज द इनहेरेंट पावर अकॉर्डिंग सीपीसी, ऑफ कोर्स कर सकती है, लेकिन यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है यस कोर्ट कैन एक्सरसाइज द इनहेरेंट पावर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 151। आप इसमें बात, अगर ऐसा आता है, पहली बात ऐसा क्वेश्चन पूछा है लेकिन आंसर पूरा प्रॉपर नहीं लिखा है कि अगर ऐसा होता है देन प्रोवाइडेड कि हम ये सारे पॉइंट्स कंसीडर करेंगे, ऐसे ही नहीं कि सीधा ही कह दिया यस यस। जब सीवीसी में अगर डेविएशन आ रहा है, सीपीसी में लिखे प्रोविजन डेविएशन आ रहा है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, एंड ऑफ जस्टिस पे होना चाहिए वो, ठीक है। पता लगा लेजिस्लेशन की जो टेंशन है वही डिफीट कर दी तुमने, ऐसा रीजन देके। आइए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड कंपनी प्रोसिक्यूटर समझते फटाफट से क्या है भाई। देखो समझो, अब मान लो आप एज्यूम करो देश में हमारे कई क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, और उन क्रिमिनल एक्टिविटीज के केसेस में हम कहते हैं सोसाइटी इंपैक्ट होती है, और ऐसे सब सोसाइटी इंपैक्ट होती है, ऐसे मामलों में कोर्ट में उन मामलों को लाया जाता है, और जो कल्प्रिट होता है, अक्यूज होता है, उसे ट्रायल की जाती है और फिर फाइनली सजा दी जाती है। अब यहाँ पर जो मेन जो गेम है वो ये है कि ऐसे केसेस जो क्रिमिनल केसेस हैं उसमें गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है, मतलब हम बोलते हैं जैसे मैं बताया आपको स्टेट वर्सेस एबीसी। जो स्टेट है यहाँ पे हमने बोला गवर्नमेंट है। अब स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाला आदमी कौन होगा, जो प्रोसिक्यूटर होगा इन द कोर्ट, उस प्रोसिक्यूटर को हम बोलेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसकी एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, वो हम समझेंगे, जैसे 7 ईयर का एक्सपीरियंस एज ए एडवोकेट होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। गवर्नमेंट आपको ही सिलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्ट करेगा, या डिपेंड ऑन जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट आपको सिलेक्ट करेगा। इसे हम 3 कैटेगरी में सिस्टम समझेंगे, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अच्छा, ऐसे ही जब कोई कंपनीज क्राइम करती हैं, कंपनीज को बना के क्राइम कराया जाता है, तो ऐसे केसेस में भी गवर्नमेंट उनके खिलाफ जब एक्शन लेती है तो उसके लिए जो प्रोसिक्यूटर की जरूरत पड़ती है वो बनता है हमारा कंपनी प्रोसिक्यूटर। कंपनी प्रोसिक्यूटर ऑलमोस्ट वही पावर, वही प्रिविलेजेस एंजॉय करता है जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मिलता है। बहुत सारी प्रिविलेजेस हैं, जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उसको ही शुड नॉट बी अ माउथ ऑफ पुलिस, कि पुलिस से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं होगा उसके ऊपर, नहीं तो फिर काहे का रिप्रेजेंटेटिव रह गया ऑफ गवर्नमेंट। याद रहेगा, बहुत सिंपल सी चीजें देखो, आप सीखते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रिमिनल केसेस आर प्रोसिक्यूटेड बाय स्टेट रिप्रेजेंटिंग द पब्लिक। क्रिमिनल केसेस में स्टेट जो है, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट जो है, वो रिप्रेजेंट करती है किसको, पब्लिक को, एंड सोसाइटी। Public prosecutor carry out the prosecution in the cases. The role of prosecutor lies in the placing before the court all material and evidences, whether it helps the accused or otherwise. या तो accused को वो हेल्प करने वाले, हेल्प का मतलब क्या है यहाँ पर, हेल्प का मतलब यहाँ पर इस बात से कि या तो जो आरोपी है उसने वो सच में ऐसा किया नहीं है, जो एक्ट बताया जा रहा है ऐसा उसने नहीं किया है, तो ऑफकोर्स हेल्प करेगा। He will get the acquittal from the court, बरी हो जाएगा कोर्ट से, और अगर किया है तो साबित होगा तो भैया फिर समझ लो, बात समझ आ गया। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या कह रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनको जब भी क्रिमिनल केसेस जब प्रोसिक्यूट किए जाते हैं बाय द स्टेट, तो स्टेट किसको कर रही है, किसके लिए रिप्रेजेंट कर रही है, स्टेट रिप्रेजेंट कर रही है पब्लिक को, सोसाइटी को। बात समझ में आ रहा है, क्रिमिनल केसेस आर प्रोसिक्यूटेड बाय द स्टेट, रिप्रेजेंटिंग किसको रिप्रेजेंट करेगी, पब्लिक और इंटरेस्ट एंड सोसाइटी को। अब कहता है सेक्शन 24(7) ऑफ सीआरपीसी, a person eligible to be appointed as a public prosecutor, additional public prosecutor only if he has practiced an advocate not less than 7 years experience। मतलब कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस उसको जरूरी है। Section 24(8) CRPC state that central government or state government may appoint for a purpose of any case or class cases person has been practiced as an advocate not less than 10 years experience as a special public prosecutor। So अगर बात करेंगे special public prosecutor तो at least you must have 10 year experience as an advocate, practicing advocate। कंपनी में काम करने वाला नहीं बोल रहे हैं हाल फिलहाल, ठीक है। Further, it has been provided that court may permit the victim to engage an advocate in his choice to assist the prosecution under section 24(8) of the CRPC। अब ये तो हम जानते हैं ना, कोर्ट में एक नियम है कि भैया जिसके ऊपर जो विक्टिम है, विक्टिम बोल रहे हैं, जो बेचारे के साथ बुरा हुआ है, उसको हम कहेंगे भैया तुम आपको अपना वकील एंगेज कर सकते हो। तो यहाँ पर उसको ये फैसिलिटी भी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इसके बारे में। Office of Public Prosecutor is a very responsible office and important role to play in the criminal justice delivery system।
He must be independent होना चाहिए, unbiased होना चाहिए, impartial while conducting the prosecution. क्या क्या कह रहे हैं, पहली बात क्या कह रहे हैं, एक responsible, very responsible ऑफिसर है भैया, छोटा मोटा काम नहीं है, जिम्मेदारी काम है. क्यों? He you know helps in delivering the justice, independent होना चाहिए, unbiased होना चाहिए, याद रखिएगा, and impartial होना चाहिए while conducting the prosecution. Not a police prosecutor in the sense that he is not a mouthpiece of the police, or for he is not an advocate engaged by the state to conduct its prosecutions. Therefore, now मतलब ये नहीं कि पुलिस ने कोई क्रिमिनल एक्ट किया, मान लो पुलिस वाले तो गड़बड़ कर देते हैं, पुलिस ने कोई एक्ट किया तो पुलिस का रिप्रेजेंटेटिव बन के खड़ा हो जाएगा, ठीक है हम हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर. ऑफ कोर्स उनके लिए नहीं है ये, ठीक है. Therefore, the prosecutor cannot be allowed to be controlled either administratively or in any other mode by the police department. याद रहेगा. Now, it was further held that any repeatedly by Supreme Court ने कई बार अपने जजमेंट से बताया, various high courts, that there should be a complete separation of police prosecutor, additional prosecutor, special prosecutor, and assistant public prosecutor from the control supervision in any form by the police. Otherwise, this control or supervision would only invade into the independence of the institution of prosecutors, which would only be bring harm to the criminal justice delivery. सिंपली बोला गया कि भैया इनसे अलग रखा जाएगा, सेपरेट रहेगा ये, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए ना पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या एडिशनल है या स्पेशल है जो कि यू नो पुलिस से इम्पैक्ट हो रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए. मेन सारा गेम वही खत्म हो जाता है. एनीवेज, अब देखो कह रहे हैं भैया आरओसी है या कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जब वो कंप्लेंट फाइल करता है कोर्ट के अंदर और क्या कर रहा है कंप्लेंट फाइल की, सर ये जो है कंपनी भैया ये ऑफेंस कमिट कर रही है, ऐसे केसेस में अब उसको जो रिप्रेजेंट करा जाएगा, मतलब आरओसी तो हम कहें गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा है, बट स्पेशली उसको कंपनी के मैटर्स, वहां कंपनी प्रोसिक्यूटर आएगा. रजिस्ट्रार और एनी पर्सन रीली ऑथराइज्ड और एंटाइटल्ड टू फाइल कंप्लेंट फॉर एनी ऑफेंस अंडर द एस्टवाइल कंपनी सेक्शन 96 या फाइल अ कंप्लेंट. द प्रोसीजर इज कंडक्टेड in trial courts by a special category of officers called company prosecutor. याद रहेगा. अब देखो बाकी सारी वही सेम कर रहा है. सेक्शन 443 of 2013 now say anything contained in the CRPC 1973. Central government may appoint generally or for cases or in any case any specific class of cases or local areas one or more of the persons or company prosecutors for conducting a prosecution arising out of this act. A person so appointed as a company prosecutor shall all the powers privileges conferred on the code on public prosecutor appointed under section 24 of the CRPC. सर मतलब इन सिंपल वर्ड्स याद रखना, जब आरओसी या कोई इन्वेस्टिगेशन अनटाइटल्ड ऑफिसर जो है वो कंप्लेंट फाइल करता है कोर्ट के अंदर, और उस कंप्लेंट फाइल होने के बाद में जब कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट की जाती है तो उस ट्रायल को ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंट करने वाला बंदा है उसे बोलेंगे कंपनी प्रोसिक्यूटर. जहाँ पे देखा जाए वो भी कहीं ना कहीं पब्लिक और सोसाइटी के इंटरेस्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. सिंपल है, याद रखना भैया, इंपॉर्टेंट है, छोड़ना दीजिएगा. अब कहते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स एंड देयर पावर्स. भाई ये तो रट गया होना चाहिए बच्चों लोगों को. हाई कोर्ट का पावर क्या है? टू अवॉर्ड एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय द सब्सटेंसिव लॉ. कोई सेशनल जज का पावर क्या है? लेकिन ये सुनो, ऐसा हल्के मत लेके जाना, इंपॉर्टेंट है ये. हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारा पढ़ा होगा आपने, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट हैं. जैसे सेशन जज और सेशन जज की पावर क्या है? कहता है, यू अवॉर्ड एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय द सब्सटेंटिव लॉ, सेंटेंस ऑफ दैट शुड बी सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट. अगर सेशन कोर्ट अगर पास करे द सेंटेंस तो ऑफ कोर्स हाई कोर्ट का कंफर्मेशन लगेगा. वहीं अगर बात करें सेशन जज इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर पास कर सकते हैं अप टू 10 years तक का, एंड और फाइन, नो अपर लिमिट. वहीं अगर बात करेंगे चीफ जुडिशियल या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years तक और फाइन नो अपर लिमिट्स. वहीं बात करेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का या डिविजनल, then award imprisonment up to 3 years and fine up to 10,000 of both. ये पढ़ के जाना है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है क्वेश्चन, इसको टाल मत देना. ऑलराइट, चलो एक बार देखते हैं आगे. अरे कहाँ गया? देखो ये चीजें यहाँ पे बता दूं, यहाँ से यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना. एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन के आ सकता है केस फॉर्म में. 2 मिनट का खेल, ध्यान सुन लो. कहता है, डेविएटिंग फ्रॉम सीआरपीसी सेक्शन 435 ऑफ कंपनी सेक्शन 13 इज सेड दैट offense should punishable with imprisonment of 2 years or more shall be tried by the special court established or designated as stated under the clause A section 2 of section 435. इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चनर एग्जामिनर दे सकता है, आपको एक ऑफेंस दे देगा, उसका पनिशमेंट बता देगा. अब मान लीजिएगा उस पर्टिकुलर ऑफेंस के अंदर जो पनिशमेंट है, मान लीजिएगा उसके देखिएगा वो 2 year और मोर है,
2 ईयर और मोर है, क्या कह रहे हैं 2 ईयर और मोर है, तो उसको स्पेशल कोर्ट ही हियर करेगा। क्या कह रहे हैं 2 ईयर और मोर है तो स्पेशल कोर्ट ही सुनेगा। क्या कह रहे हैं वापस सुनो ना, किसी पर्टिकुलर ऑफेंस में पनिशमेंट 2 ईयर और मोर है तो उसको कौन सुनेगा, स्पेशल कोर्ट। यहाँ पे हाईलाइट कर लेना 2 ईयर और मोर। हाँ ठीक है सर, ठीक है इम्प्रिजनमेंट अगर 2 साल चला रहा है तो। अब देखो other offenses shall be tried by the special court established or designated as the state under clause B, that is metropolitan magistrate or judicial magistrate of the first class। अगर 2 साल से कम का इम्प्रिजनमेंट आ रहा है किसी ऑफेंस के अंदर, जैसे मान लीजिए इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स कहा जा रहा है, 6 महीने तक की जेल हो सकती है, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास वो हियरिंग करेगा। नाउ स्पेशल कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ द सिंगल जज, ऑफ कोर्स होल्डिंग ऑफिस ऑफ सेशन जज or additional judge for the offense providing for imprisonment up to 2 years or more, metropolitan magistrate or judicial magistrate of the first class in any other case who shall be appointed by the central government with concurrence of the chief justice of the high court। याद देखिएगा metropolitan magistrate, यहां हम बात करें किसका, 2 चीजें यहाँ पे पहले ही हाईलाइट कर देना यार, छोड़ना ही नहीं है इसको। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हाईलाइट करो, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, चीफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अपॉइंटमेंट कौन करेगा इनका, सेंट्रल गवर्नमेंट। कंसल्ट किसके साथ करेगा, विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, with whose jurisdiction the judge is to be appointed by working with the light of the limitations। लिमिटेशन मतलब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं इम्प्रिजनमेंट अप टू, इम्प्रिजनमेंट अगर लेस देन 2 ईयर है तो फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरटेन करेंगे। One has to see if such court upon which the power to try offense under the Companies Act 13 have been conferred would have the power to award the prescribed punishment। मतलब जिस पे जितना पावर कंफर्म किया गया है उसी के अकॉर्डिंग वो सीआरपीसी। देखो समझो 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 क्या कह रहे हैं। कंपनीज एक्ट में बोला गया कि मान लीजिएगा, जूम कर लेते हैं एक बार, एक बच्चे ने, मतलब बच्चा क्या कह रहे हैं, फ्रॉड हुआ कंपनीज के अंदर, बोर्ड डायरेक्टर ने फ्रॉड किया, उसमें मान लीजिएगा कहा गया कि मिनिमम पनिशमेंट, ध्यान सुनना, मिनिमम पनिशमेंट 6 months एंड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 years। अब भाई यहां पर तो पनिशमेंट कितना लिखा हुआ, 10 years तक हो सकता है, तो ऐसे केसेस में कौन जाएगा, मामला कहां जाएगा, स्पेशल कोर्ट के हियरिंग में। अगर लिखा होता कि भैया मैक्सिमम पनिशमेंट 6 months, मतलब ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक का ही जेल होना है, तो ये मामला मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में एंटरटेन होता। ये बात समझाना है सिंपल सा, और अकॉर्डिंग टू दैट दे विल प्रोनाउंस द जजमेंट। अब जैसे कंपनी से के अंदर बोल रहा है तो ये तो सारे कैसे पढ़ेंगे, 3 चीजें याद रखनी है, बहुत बुद्धि नहीं लगानी है, तो मैं बता दूं अभी मैं। जब हम कंपनी एक्ट में कोर्ट की पर्सपेक्टिव देखते हैं ना, तो बोलता है जी जरा हाईलाइट कर लेना, हाई कोर्ट, ठीक है जी, फिर आता है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, याद रहेगा, और छोटा कर देंगे, चिंता मत करो। लो यहाँ पर आओ, सेक्शन 2 क्लॉज 29 सब क्लॉज 3rd 4th एंड 5th, इस पे ध्यान दे लो एक बार के लिए बस। कहता है कोर्ट ऑफ सेशन हैविंग जुरिडिक्शन टू ट्राई द ऑफेंस, पहला बात याद रखेंगे। फिर स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 435, ठीक है सर, एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। 3 यहाँ पर कोर्ट्स स्पेसिफिकली डील भी यही होना है मैटर्स को, समझना। कंपनी एक्ट के अंदर जो तुमको अलग अलग भागने का जरूरत नहीं है, तुम इतना ध्यान रखना है, क्या कह रहे हैं, सेशन कोर्ट, ठीक है सर। दूसरा हमने क्या बोला यहाँ पर, स्पेशल कोर्ट, जो कि सेक्शन 435 के अंदर स्टैब्लिश किया हुआ है, और उसके बाद में हमारा आगे जी मेट्रोपॉलिटन और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अब यहां पर देखो, कहता है द पर्पस ऑफ द ट्राइंग ऑफेंसेस अंडर कंपनीज एक्ट, ऑफेंस अराइजिंग अंडर कंपनीज एक्ट 96, दे आर ओनली 3 कोर्ट्स, कोर्ट ऑफ सेशन, स्पेशल कोर्ट, और हमारा लास्ट कौन सा आ गया, तीसरा मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। कह रहा है कंपनी के अंदर 3 याद रखना, इसलिए कह रहा है इस पे देकर ध्यान रखना, ठीक है। अब ये बोला कंपनी, जो कंपनी कवर किया गया प्लस जो प्रीवियस एक्ट से कंपनीज के वो कवर किए गए, ठीक है। इसमें कई सारी चीजें मैंने अलग अलग हाईलाइट की हुई हैं, इसलिए फटाफट से यहाँ देखते हैं। देखो, कंपनीज एक्ट टू सीक टू एस्टैब्लिश अ स्पेशल कोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल जज, हमने पढ़ा था, सेंट्रल गवर्नमेंट विद कॉन्सिक्वेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अभी बताया रहे, ठीक है। Central government may, for the purpose of providing speedy trial of offences under this act, by notification establish designate many courts as a special court। अलग से कोर्ट नहीं होता, एग्जिस्टिंग कोर्ट को ही क्या डेजिग्नेट कर देंगे, स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट में क्या क्या होगा वो भी बात कही हम लोगों ने। आओ सेक्शन 167, यहाँ से खतरनाक चीज आ रही है, खतरनाक का मतलब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सेक्शन इंपॉर्टेंट है रे, इस पार्ट के अंदर इंपॉर्टेंट है, छोड़ मत देना, चल जा भाई। यहां से कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है इस पैराग्राफ से, 167 इंपॉर्टेंट सेक्शन आ गया।
एग्जामिनर यहाँ पर केस क्वेश्चन देगा, ध्यान से देखना। देखो 167 ऑफ सीआरपीसी empowers a magistrate other than the magistrate of second class unless the magistrate of second class has been authorized by the high court। क्या कह रहा है? पहली बात, अगर पहली बात तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का बात कर रहे हैं 167 के अंदर, अगर सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट इसे एंटरटेन भी कर रहा है तो वो स्पेसिफिकली ऑथराइज होना चाहिए बाय द हाई कोर्ट। लेकिन अब हम मान लेते हैं एक बार के लिए मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से सुन रहा है, क्या to commit a person to custody of the police for a specified period if it is satisfied that there are a ground for doing so, where मतलब detention of a person 167 में क्या बात करें? detention of a person where offense is the caution is punishable with that imprisonment for life or imprisonment for a term not less than 10 years। The total period of permitting such detention cannot exceed 90 days। मतलब टोटल, और एक बार में डिटेंशन जो हो सकती है पुलिस कस्टडी में 15 दिन की, मैक्सिमम 15 दिन की डिटेंशन हो सकती है एक बार पुलिस कस्टडी में, और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम मतलब टोटल पीरियड 90 हो जाएगा। फिर 15 दिन के एक बार हुआ, फिर 15 हो सकता है, टोटल 90 पीरियड की डिटेंशन हो सकता है। लेकिन उसमें हमें चेक करना पड़ेगा भाई, छोटा मोटा काम नहीं है। जहां तो उस पर्टिकुलर ऑफेंस के अंदर पनिशमेंट कैसी है, पनिशमेंट जिसमें फांसी की सजा दी जा रही है, डेथ, या उम्र जेल मतलब दैट imprisonment फॉर लाइफ या imprisonment फॉर पीरियड नॉट लेस देन 10 इयर्स, इस लेवल का ऑफेंस हुआ है तो उसमें मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और अगर सेकंड क्लास भी कर सकता है अगर ऑथराइज किया हुआ है बाय द हाई कोर्ट, तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास क्या करेगा? डिटेंशन दे सकता है ऑर्डर। डिटेंशन का मतलब पुलिस कस्टडी में मैक्सिमम कितने दिन के लिए? 90 डेज। क्या 90 डेज कंटिन्यू है? नहीं, कंटिन्यू नहीं है। कंटिन्यू तो मैक्सिमम 15 डेज है। इन अदर केसेस फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 डेज, मतलब अगर पनिशमेंट डेथ पे नहीं है ना, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है और 10 साल से कम का है, तब 60 दिन का डिटेंशन। अ टाइम दैट मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन कैन नॉट एक्सीड एट अ टाइम, मतलब 15 दिन से लगातार नहीं होना चाहिए, 15 दिन, फिर उसके बाद भैया गैप तो थोड़ा घूम फिर के आ जाएगा वो, ठीक है। And every time police requires custody of the accused must be forwarded to the magistrate for this purpose। मतलब अगर पुलिस कहती है कि सर एक बार उसको वापस कस्टडी में लेना पड़ेगा, सर उससे पूछताछ करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है कि जाकर भैया उस पहले उसको कहाँ प्रेजेंट करोगे? मजिस्ट्रेट में। मजिस्ट्रेट देखेगा कि क्या डिटेंशन नेसेसरी है, अगर नेसेसरी है तो ऑर्डर देगी पुलिस को, अदरवाइज फिर कंटिन्यू नहीं होगा। तो ये याद रखना है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या 10 साल उससे या दादा का कोई ऑर्डर है इम्प्रिजनमेंट का, या फिर डेथ का सेंटेंस है, ऐसा केसेस में डिटेंशन मैक्सिमम 90 डेज का होगा, अदरवाइज 60 डेज का। एक बार में कंटिन्यू डिटेंशन जो होगी 15 डेज की भी। Now section 436 section 3 contains another non-obstante clause। Non-obstante clause ये वो खतरनाक आ गया, देखो। It says anything contained in CRPC special court may if think fit try it summary weigh any offense। ये important है जबरदस्त। section 436 section 3 फिर कह दूं कम्युनिस्ट एक्ट के अंदर क्या कह रहा है कि स्पेशल कोर्ट ये देखेगा कि अगर मामला समरी ट्रायल हो सकता है। समरी ट्रायल क्यों हो सकता है? जनरली कंपनीज के अंदर जो प्रोविजन वो वायलेशंस होते हैं ना, समझना, जो ऑफेंसेस होते हैं ना, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट बेस्ड, जिससे मैंने कहा भी प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट दे रखी है तो वो डॉक्यूमेंट में प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो जिन मामलों को जल्दी खत्म किया जा सकता है उसको समरी ट्रायल ले जाएंगे, लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं होता था। इसका स्टैंडर्ड देना पड़ेगा, टेक्निकल स्टैंडर्ड देना पड़ेगा। क्या टेक्निकल स्टैंडर्ड है कि भैया उसमें पनिशमेंट कितना है, तभी पता लगा पनिशमेंट तो 7 साल की है, समरी ट्रायल ऐसा नहीं चलेगा रे, समझना क्या क्राइटेरिया है। कहता है ट्राई समरी एनी ऑफेंस अंडर द कम्युनिस्ट एक्ट व्हिच इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। ये ध्यान रखेंगे, किसी एक्ट की पनिशमेंट, किसी एक्ट किया वो ऑफेंस बना, ऑफेंस जो है उसके अंदर पनिशमेंट है, वो पनिशमेंट कितनी है? 3 साल से ज्यादा की नहीं है तो समरी ट्रायल कर सकता है स्पेशल कोर्ट, याद रहेगा। अब प्रोवाइड दैट ये सब केस क्वेश्चन बन के आएगा, याद रखना, ध्यान रखना इस बात का। Clearly that in case any conviction in summary trial, no sentence of imprisonment for a term exceeding 1 year shall be passed। मतलब summary trial के लिए पहले क्या देखेंगे? कोई भी ऑफेंस जिसमें 3 साल से ज्यादा की पनिशमेंट ना हो उसको स्पेशल कोर्ट समरी ट्रायल कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम ये देखेंगे कि जब भी इसमें कोई ऑर्डर पास होगा बाय द कोर्ट, तो याद रखिएगा जो पनिशमेंट होगी वो 1 साल से ज्यादा इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी समरी ट्रायल की में, पनिशमेंट याद रखना। और आप समरी ट्रायल कर किसको रहे हो? जिस ऑफेंस के अंदर पनिशमेंट 3 साल से ज्यादा की नहीं, उसे समरी ट्रायल कर रहे हो। समरी ट्रायल हो गया, अब पनिशमेंट जजमेंट प्रोनाउंस करेगा, जो जजमेंट प्रोनाउंस करेगा उसमें 1 साल ज्यादा की पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता, ये बात याद रखना। This is akin to the statutory reduction of maximum period of imprisonment that could be awarded while sentencing। Actually, commission of the most of the offense under the Companies Act could be understood from the documentary evidence and therefore
is not, maybe not, it may not be difficult for a try the offense summary. All right. In caution is punishable with imprisonment for a period exceeding 3 years. The question of deciding trial on the offense summary does not arise. Of course, 3 साल ज़्यादा का punishment है तो उसमें summary trial नहीं होने वाला है. आगे एक और important चीज़ सुनो. A summary trial, it appears special court that nature of the cases in that case sentence of the imprisonment for a term exceeding 1 year. मतलब उसको लगता है जिस तरह का ऑफेंस हुआ है इसमें 1 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट होनी चाहिए, तो ऑफ कोर्स फिर वो नॉर्मल ट्रायल में चलेगा. याद रहेगा, फिर नॉर्मल ट्रायल चलेगी उसमें. अगर पहले ही मुद्दे पे लगा और स्पेशल कोर्ट में देखा, जज साहब ने बोला नहीं 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 बेटा इसमें पनिशमेंट तो कम से कम 2 साल की लगेगी तेरे को, तो ऐसा केसेस में क्या, क्योंकि पनिशमेंट 1 साल दे सकते हैं समरी ट्रायल के अंदर, तो वो क्या करेगा, नॉर्मल हियरिंग करेंगे. फिर देखो मजे की कहानी भी सुनो एक बार. Section 486 that offense under Companies Act which are punishable with imprisonment of 2 years or more are triable only the special courts of course established under section. अभी तो बताया था यार ये, हाँ, कि जिन मामलों में 2 या 2 साल उससे ज्यादा की अगर इम्प्रिजनमेंट है तो वो मामला जाएगा कहाँ, स्पेशल कोर्ट में ही जाएगा. 2 साल से कम है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास. याद रहेगा. एक और बात सुनो, इंपॉर्टेंट है. स्पेशल कोर्ट हैज पावर टू रेंडर अ डिटेंशन ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस अंडर एक्ट, मतलब कमिंस एक्ट, फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 days वेयर द मजिस्ट्रेट इज जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट है या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है तो 7 दिन से तक नहीं होगी. याद रखना. सॉरी एक यहाँ पे मिस्टेक हो गया. देखो एक मिनट रुक जाओ, दोनों एक साथ मिल गए ना इसलिए याद रखिएगा. अंडर द एक्ट कह रहे कितना कह रहे हैं, नॉट एक्सीडिंग 15 days वेयर द मजिस्ट्रेट इज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. बट अगर कह रहा है पीरियड नॉट एक्सीडिंग 7 days इफ द मजिस्ट्रेट इज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है तो फिर डिटेंशन 7 days ज्यादा नहीं होगी. स्पेशल कोर्ट के अंदर बोल रहे हैं, स्पेशल कोर्ट में मजिस्ट्रेट तो 15 days तक का डिटेंशन ऑर्डर पास कर सकते हैं. और अगर हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का वो 7 days का डिटेंशन ऑर्डर पास कर सकते हैं. याद रहेगा. 447 हम लोगों ने डिटेल में पोस्टमार्टम करके पढ़ा हुआ है. बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, किसी ने नहीं पढ़ा भाई पढ़ लेना, क्लासेस मांग लो, ले लो, पढ़ लो भाई, छोड़ो मत. ऑलराइट, ये उसी पे क्वेश्चन दे रखा है 447 पे, सॉल्व जरूर कीजिएगा. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है हमारे पास. However, there cannot be 2 parallel proceedings for the same matter, making the accused to face a trial in 2 courts. मान लो मामला सिविल में भी चल रहा है और मामला क्रिमिनल में चल रहा है. भाई क्या चक्कर है, ऐसे में क्या करेंगे देखो. The person appearing and representing the company which is liable may be the other accused who is liable as an officer in default. Therefore, entire trial, whether it is for a company or its officer who is in a default, must be done only by the special court. बात पकड़ में आ गया. स्पेशल कोर्ट में ही फिर हियरिंग होगा. मामला आपका सीपीसी या सीआरपीसी रिलेटेड जो होगा फिर दोनों वहीं सुनवाई होगी उनकी. अंडर कंपनीज एक्ट and does not come to the rescue directly because it is not only empower the special court while trying an offense under act to try offenses other than the offense under the companies act. फिर स्पेशल कोर्ट ही उस पर सुनवाई करेगा. चलो, special court should be deemed to be a session court of course. देखो अभी रुको, एक चीज और बताएं. देखो ये 437 में कमिश्नर के अंदर एक बात रुक गई है. देखो इंपॉर्टेंट क्या है. हाई कोर्ट मेक साइज फॉर द एज मे बी एप्लीकेबल ऑल द पावर्स कन्फर्ड अंडर चैप्टर नंबर 29 एंड चैप्टर नंबर 30 अपील एंड रेफरेंस एंड रिव्यू. इसमें अपील, रेफरेंस एंड रिव्यू of the CRPC. A high court, as if the special court within the local limits of the jurisdiction of the high court were a court of session trying the cases within the local limits of jurisdiction of a high court. In other words, if the matter goes up to the high court within whose jurisdiction that seat of special court lies, the special court should be deemed to be a session court situated within the local limits of the jurisdiction of the high court. जैसा assume करो एक बार के लिए दिल्ली हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट में स्पेशल कोर्ट्स भी हैं उसी jurisdiction में. ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट की जो जुडिक्शन वहीं पे स्पेशल कोर्ट्स भी हैं, तो उसे उस पर्पस के लिए हम लोग ऐसे सेशन कोर्ट ट्रीट करेंगे एज पर सेक्शन 437. इतनी सी बात है याद रखने के लिए. ऑलराइट, अब देखो यहां से स्टार्ट क्या हो गया. ट्रायल प्रोसीजर फॉर समन केसेस, फिर वारंट्स. ये पूरा ये वाला ही पार्ट तुम लोगों को मैं कह रहा हूं जो हम लोगों ने अभी हम ड्राफ्टिंग के चैप्टर फर्स्ट में आप लोगों ने पढ़ा है डिटेल में. पर्सनल एग्जामिनेशन, हियरिंग, आर्ग्यूमेंट, इश्यू ऑफ समन्स. मतलब तुम्हारे मैं इसलिए कह रहा हूँ, उन लोगों को कह रहा हूँ जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने तो खैर मुझे खुद ने ही बताया है कि सर इस बात को इसको ना कवर कीजिएगा. और मैं करता भी नहीं बेटा, आप बताते नहीं तभी मैं कवर नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों का डिस्कस किया हुआ पार्ट है ये ड्राफ्टिंग अंदर. बट मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए ना ये टेंशन नहीं बने. आप जिन लोगों को नहीं पता है
वो अगर वहां पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर आपको चैप्टर आधा ही पढ़ना है, बाकी कवर है। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने अगर आर्टिकल 20, अरे भाई चल जाओ, आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डबल जियोपार्डी पढ़ा हुआ है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डबल जियोपार्डी में आपको क्या याद है कि भैया कैन अ पर्सन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द सेम ऑफेंसेस, हाउ इज इट पॉसिबल। भैया एक ऑफेंस के लिए जिस पर्सन ने किया, मान लो ऑफेंस अज्यूम करो एक बार के लिए, एक एक्ट हुआ जो ऑफेंस, एक एक्ट हुआ जो ऑफेंस है, ठीक है। अब उस पर्सन को क्या किया, उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुआ, या तो उसको कन्विक्शन ऑर्डर कर दिया गया है या एक्विटेल कर दिया गया है। बात पकड़ में आ रहा है, कन्विक्शन या फिर एक्विटेल। तो क्या उसको फिर से कन्विक्शन और एक्विटेल होगी? ऑफ कोर्स नॉट। बात पकड़ में आ रहा है, ध्यान सुनना, लगाओ अपील जाके। लेकिन वो सेम कोर्ट अब तुम्हारे को सुनने वाला नहीं है। अगर उस कोर्ट ने बरी कर दिया है या उस कोर्ट ने उसको कन्विक्शन दे दिया है, तो फिर वो कोर्ट वापस उसको हेयर नहीं करने वाला है, वो सेम ऑफेंस के लिए पनिश नहीं करेगा। डबल जियोपार्डी बोल रहे हैं। सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी कंटेन्स दैट एडिक्वेट प्रोविजन टू प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम बीइंग प्रोसिक्यूटेड फॉर द सेम ऑफेंस। अगेन important क्वेश्चन है, देखिएगा। सेक्शन 300 CRPC cannot be definitely interpreted to mean that if a person steal a property and gets convicted of an offense of theft, he should not be prosecuted for the same offense if it arises out of the another theft। ऐसा भी नहीं कह रहा है कि एक बार चोरी किया था सर, मेरे को जेल भेज दिया लोगों ने, बोला ठीक है सर, उसके बाद फिर चोरी किया हूँ, चोरी ही किया हूँ और कुछ नहीं किया हूँ, चोरी किया हूँ लेकिन दूसरी तरफ चोरी किया हूँ, तो उसके लिए नहीं कह रहे हैं। मतलब चोरी किया, उसके लिए पनिशमेंट हो गया, तो उस चोरी के लिए तुमको पनिशमेंट फिर नहीं देने वाले हम लोग, या तुमको हमने बरी कर दिया तो फिर तुमको सजा नहीं देने वाले हैं, सेम कोर्ट, ठीक है। लेकिन इसने चोरी किया, इसको पनिशमेंट मिला, ठीक है, जेल हो गया, जेल काट कर आ गया, फिर चोरी कर लिया, फिर कोर्ट में जाके बोल रहा है सर चोरी ही किया है। वो आर्टिकल 20 में लिखा था ना कौन डबल जियोपार्डी, बोला चुप, अभी क्या किया तुम लोगों ने, बोला चोरी किया है, तो बोला दूसरी बार किया है ना, तो यहाँ वो डबल जियोपार्डी नहीं लगेगा। Section 300 CRPC is unique in the sense that it is requires either a conviction or acquittal as prerequisites for the protection of to be available. In simple words, कहता है the person once convicted, acquitted, not to be tried for the same offense, convince everything about the intention of the legislature। फिर यहाँ पर देखो ध्यान से, Section 300 CRPC provides that so long as an order of acquittal conviction handed down by court of the competent jurisdiction stand in respect of the person charged with committing an offense, the person cannot again be tried on the same facts for an offense for which he was earlier tried, or for any other offense arising therefrom, any other acts arising therefrom। Section 300 CRPC becomes applicable when a court of competent jurisdiction had already tried accused and that he is either acquitted मतलब बरी कर दिया गया या फिर उसको conviction जेल कर दिया गया है। It is necessary to note that first part of subsection 1 of the section 300 to apply. Prior prosecution and subsequent prosecution should be for the same offense. Prior prosecution and subsequent prosecution। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये important एक केस लॉ दे रखा है कंपनीज एक्ट के पर्सपेक्टिव से, ये जरूर रीड करना है क्योंकि इसमें एक चीज बताई गई है। देखो समझो, उसमें क्या बताया गया है कि मान लीजिएगा, जूम कीजिएगा, जैसे एक बार फटाफट समझते हैं कि डिपॉजिट एक्सेप्ट किए कंपनी ने, क्या किए, डिपॉजिट एक्सेप्ट किए। तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए आपने क्या किया, इनवाइट किया पब्लिक को, इसके लिए आपने एडवर्टीजमेंट दिया, एडवर्टीजमेंट में कुछ कंटेंट से जो आपको मेंटेन कर मेंशन करने थे एज पर द लॉ, ठीक है। फिर डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए आपको लिक्विडिटी मेंशन करना था, मेंटेन करना, लिक्विडिटी मेंटेन करना था, वो आपने मेंटेन नहीं किया, ठीक है सर। अब दो बातें अलग अलग हो गई, माना कि वो डिपॉजिट से ही है, पर यहाँ दो डिफरेंट इश्यूज हो गए। एक इशू हो गया वायलेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट रिक्वायरमेंट फॉर इनवाइटिंग पब्लिक टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स, दूसरी क्या इशू आ गया, लिक्विडिटी जो मेंटेन करना था वो मेंटेन नहीं किया, तीसरा क्या हो सकता है, मान लो रिपेमेंट। अब इनमें ना तीनों डिफरेंट इश्यूज हैं, तो ये नहीं कहेंगे कि डिपॉजिट्स की अगर वायलेशन हुआ, जिसमें एक मैटर अगर एक बार डिसाइड होगा कि हाँ एडवर्टीजमेंट की आपने वायलेशन करी थी, तो उसके ऊपर आपको हमको चार्जेस लगा दिए। अब बाकी जो लिक्विडिटी मेंटेन है, रिपेमेंट का जो क्लॉज है, उस पर तुमको पनिशमेंट नहीं होगा, ये नहीं कह रहे हैं भैया, ये अलग हो गया ना, बात पकड़ में आ रहा है। तो ये आप एक बार यहाँ से रीड करें, ऑलराइट। और किसी भी तरह का क्वेरी इस चैप्टर में आपको इसके अलावा भी रहता है, ये नहीं जो यहाँ पे ड्राफ्टिंग वाले पार्ट से भी कर रहता है, तो मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी ये कवर किया हुआ सेशन है, बच्चों का डिमांड है, हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का डिमांड है, ठीक है। पब्लिक वाले जो स्टूडेंट है, जो उनको लगता है तो सेपरेटली मुझसे ना करके व्हाट्सएप पे क्वेरी कर सकते हैं। ऑलराइट, आज का टेस्ट मिस मत कीजिएगा,
और आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड बाय, टेक केयर।